आज अपनी क्लास होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों आज अपनी सेकंड चैप्टर की क्लास होगी जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा आपको। तो अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम पढ़ा था। तो एटम का क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरा ए टू जेड। एटम में क्या होता है, एटम में कितने जो भी आता है, तरंगदैर्ध्य, आवर्ती वगैरह जो आता है वो पढ़ेंगे। तो एटम दोस्तों आता है, एटम क्या है? एक केमिस्ट्री की मूलभूत संरचना है। अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे। और एटम को अपन अपरमाणिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमाणिक कण। अपरमाणिक या अविभाज्य कण कहते हैं, जो कभी विभाजित नहीं हो सकता। तो बच्चों अपन इसके अंदर क्या पढ़ा था? परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक के अंदर क्या पढ़ा था? प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन। तो अपन अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी माइकल फैराडे वैज्ञानिक ने। माइकल फैराडे वैज्ञानिक ने 1830 में की थी खोज इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रैक्टिकल था उसको एक निर्वात पंप के द्वारा यानी कैथोड एनोड के द्वारा दर्शाया गया, जिसपे एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। और इसके कणीय प्रकृति के बारे में बताया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्मदर्शी होता है। तो इसमें 19वीं सदी के लगभग 60वें दशक में फैराडे वैज्ञानिक आंशिक रूप से कैथोड किरण, फैराडे वैज्ञानिक था जिसने कैथोड किरण नलिका से इसका प्रयोग किया। तो उसका अपन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। नॉर्मली ऐसे थी नलिका। ये दोस्तों निर्वात पंप है। यहाँ पे क्या होता है? एनोड। एनोड एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चिन्ह होता है। यहाँ पे कैथोड, कैथोड जिसपे क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। ये एनोड कैथोड हो गए। फिर यहाँ पे क्या लग दिया अपन ने? सेल लगा दी, जहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन या जो कण होते हैं उसका आवागमन होगा। फिर यहाँ पे एक निर्वात पंप दे दिया अपन ने। इसकी ये किसने दर्शाया था? वैज्ञानिक फैराडे। निर्वात पंप हो गया ये। फिर इसका ऊपर पूरा टर्मिनल रहेंगे, इसको क्या देंगे? वोल्टेज। उच्च वोल्टेज देंगे। यहाँ से क्या देंगे? वोल्टेज, उच्च वोल्टेज देंगे, V फॉर वोल्टेज। तो अगर अपन वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होंगे वो धनात्मक इलेक्ट्रॉन की ओर गति करेंगे। ऋणात्मक यानी कि कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन वो भी अपन उच्च वोल्टेज देंगे। तो कैथोड से यानी कि ऋणात्मक चार्ज से धनात्मक चार्ज की ओर इलेक्ट्रॉन के कण गति करेंगे, जिसको अपन कैथोड किरणें कहेंगे। जो गति करेंगे उसको क्या कहेंगे? कैथोड किरणें कहेंगे। और ये प्रयोग जिसे अपन कैथोड किरण कण के द्वारा दर्शाते हैं, इसके अंदर क्या होंगे? कैथोड किरण कण। किरण के अंदर कोई भी रेज होती है, किरण RF रेज, उसके अंदर क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं, जिसको अपन अलग अलग दर्शाते हैं। फिर इसके अंदर क्या? विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा वोल्टेज देते हैं तो प्रवाह होता है। इसके अंदर क्या बन जाएगा? एक मतलब बिना अदृश्य प्रवाह बन जाएगा विद्युत का। इसको पूरे टर्मिनल को वैज्ञानिक फैराडे ने समझाया था अपने टाइम में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी परमाणु प्रकृति के बारे में और इसका छोटा होने के बारे में। फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर घूमती, इसके गुण पढ़ेंगे। कैथोड किरणें होती है वो कैथोड से आरंभ होती है, यानी कैथोड यानी पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड से आरंभ होती है और कहां पे गमन करती है? एनोड तक, यानी कि नेगेटिव चार्ज तक। पहला गुण ये हो गया। दूसरा हो गया ये कभी दिखाई नहीं देती। जो भी किरणें होती है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपन को परमाणु खुद नहीं दिखाई देता, जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। तो अपन को कैथोड किरणें दिखाई नहीं देती, जिसमें एक अदृश्य बंधन बढ़ जाता है एनोड और कैथोड के मध्य। टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड, टेलीविजन चित्र नलिका से अपन इसको देख सकते हैं। जो कैथोड किरणें होती है इनको आराम से देख सकते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो कैथोड किरणें होगी, उसको अपन सीधी दिशा में गमन
करती हुई दिखाई देगी, यानी कि सीधी दिशा में गमन करेगी। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो ये कि सीधी गमन करेगी। अगर विद्युत क्षेत्र दे देंगे या चुंबकीय क्षेत्र दे देंगे तो इसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, क्योंकि अपन कोई उस पर क्या लगा रहे हैं, क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र का बल लगा रहे हैं विद्युत का, यहाँ पे चुंबकीय का, इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण अपने अपने कणों के अनुसार होता है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित होगा, तो क्या होगा, समान प्रकृति के कण क्या होगा, प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के कण आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इसके नॉर्मल रूल हो गए। फिर अपन एक पढ़ते हैं कैथोड किरणें होती है, वो दो नियम पर लागू नहीं करती, यानी एक तो इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ पर और उपस्थित गैस की प्रकृति पर। कैथोड किरणें होती है वो दो पदार्थों पर निर्भर नहीं करती, यानी कि इसके गुण इस पर निर्भर नहीं करते। एक तो निर्भर नहीं करते इलेक्ट्रॉनों का जो पदार्थ होता है उस पर, और दूसरा होता है उपस्थित गैस की प्रकृति पर। प्रकृति यानी नेचर, जो गैस का किस प्रकार का नेचर है उस पर निर्भर नहीं करती कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणों का पूरा प्रयोग हो गया, जो कि वैज्ञानिक फैराडे ने समझाया था। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, Q, द्रव्यमान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, M, E लिखेंगे ऊपर, आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलम। फिर इसका क्या आता है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आता है कितना, 9.11 इंटू 10⁻31 केजी में आता है। तो इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 1.75 इंटू 10 की घात ऊपर आएगा, इसमें ऊपर गया और प्लस ले लिया तो आ जाएगा 10 की घात 11 कूलम आएगा, और केजी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि केजी ऊपर ले गए। तो 1.75 इंटू 10 की घात 11 कूलम मल्टीप्लाई पर केजी, यानी कि केजी ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया। तो इसका ये आंसर आएगा, इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात हो गया है, यानी कि Q/me का मान होता है वो डायरेक्ट अपन ये बता सकते हैं, डायरेक्ट मान याद भी रख सकते हैं Q/me। कोई भी इक्वेशन या क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है अगर अपन डायरेक्ट इसका आंसर याद है। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें इसका अनुपात हो गया। फिर अपन इलेक्ट्रॉनों का आवेश पढ़ेंगे, जो कि मिलिकन वैज्ञानिक ने दिया, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग को पढ़ेंगे दोस्तों। तेल बूंद प्रयोग जो मिलिकन वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए दिया गया, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, जिसको एक वैज्ञानिक ने समझाया था, उसका नाम था मिलिकन, और इसने समझाया था, इसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन के मापन के लिए तेल की बूंदे उपयोग में ली। एक सामान्य ड्रम के आकार का बक्सा लिया, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इसमें मिलिकन तेल की बूंदे प्रयोग ली। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग यानी तेल की बूंदों से इलेक्ट्रॉन की प्रकृति हो या न हो इसके बारे में इन्होंने खोज की। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया, एक कणित्र लगाया यहाँ पे ऐसे ये लगा दिया। फिर इन्होंने एक दूरबीन भी लगा दिया यहाँ पे, ताकि अपन क्या होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं कण, तो उनको दूरबीन से अपन आसानी से देख सके, तो ये दूरबीन भी लगा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या लगाया, तेल की बूंदे लगाई, दो जनित्र लिए, इसमें क्या लगाई, तेल की बूंदे लगाई। ये आवेशित प्लेट है, आवेशित यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, आवेशित प्लेट ले ली जिसपे आवेशित, और ये तेल की बूंदे ली भी, क्या है तेल की बूंदे ली, तेल की बूंद होगी। और इन प्लेटों के मध्य क्या है, छेद है, छोटे छोटे छेद ले लिए। और एक्स किरण यहाँ से टर्मिनल से एक्स किरण के पुंज होते हैं, यानी कि समूह होते हैं किरणों का, एक पुंज रूप में शक्ति किरणें, उसको यहाँ से अपन प्रवाहित करते हैं इसके मध्य। और फिर अपन आवेशित प्लेट पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाली नेगेटिव मानते हैं। फिर इन्होंने इस वैज्ञानिक ने कहा कि इसमें क्या है, अगर इस पुंज अपन प्रवाहित करेंगे इस तरफ से, जो कि एक्स किरण पुंज है, इसको प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये तेल की बूंद होगी जो प्लेटों के मध्य क्या बनेगी, आवेशित होगी, यानी कि अपनी इलेक्ट्रॉन वाली प्रकृति को प्रदर्शित करेगी, जो कि वैज्ञानिकों ने अपने तेल बूंद प्रयोग से दर्शाया। विद्युत जनित्र, इसमें विद्युत भी पैदा की जा सकती है। और तेल की बूंदे जिसपे आवेश Q बराबर क्या होता है, N इंटू E, यहाँ पे N का मान 1 2 3 अपन कितना भी ले सकते हैं, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये किसी भी कण पर आवेश होता है Q।
Q1 Q2 अपन कितना भी ले सकते हैं, अलग अलग कणों पर अलग अलग आवेश होता है। फिर अपन निकालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसकी खोज किसने की थी? जेम्स सैंडविक ने। जेम्स सैंडविक ने खोज की थी प्रोटॉन की। प्रोटॉन होते हैं जो किसमें होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, जिसको किस कौन से प्रैक्टिकल से समझाया गया है? इसको रदरफोर्ड के नाभिक के सिद्धांत से समझाया गया था कि मान लो जब रदरफोर्ड श्रवण की यानी कि गोल्ड की जो पन्नी थी, गोल्ड की पन्नी पर जो वो अल्फा किरण प्रवेश कराता है, तो जो मध्य का पन्नी का मध्य का भाग होता है, वहां से क्या होती है? कई सारी किरणें सीधी गुजर जाती है और कई सारी किरणें, बहुत कम किरणें होती है वो वापस मुड़ती है, अलग अलग कोणों पे वापस प्रेक्षित कर दी जाती है। इसलिए उन्होंने इस प्रैक्टिकल से ये सिद्ध किया था, रदरफोर्ड ने, नाभिक की सिद्धांत है कि जो इसका परमाणु का छोटा सा भाग होता है उसमें क्या होता है? धनावेशित कण होते हैं और उदासीन कण भी होते हैं। उदासीन जिसका कोई धनावेश होता ही नहीं, ना ऋणावेश होता। तो कुछ न कुछ यहाँ पे धनावेशित कण होते हैं, लेकिन पूरे नाभिक के अंदर फैले हुए नहीं होते। तो इन्होंने किसके मॉडल को गलत, थॉमसन के मॉडल को गलत, थॉमसन का मॉडल कहता है, थॉमसन के मॉडल को अपन तरबूज मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या फिर रेजिन मॉडल भी कहते हैं। इसके दो तीन नाम है। थॉमसन ने ही बताया था जिस प्रकार से तरबूज होता है, तरबूज में जितने बीज होते हैं पूरे तरबूज में फैले हुए होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर धनावेशित पार्ट अलग अलग फैले हुए होते हैं। लेकिन थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने गलत साबित किया। गलत साबित इसलिए किया क्योंकि उन्होंने तो जब ये श्रवण पन्नी पर अल्फा किरणों को प्रभावित कराया, तो अल्फा किरणें कई सारी, कोई 1000 में से लगभग कई एक किरण 180 डिग्री पर मुड़ गई, कई सारी किरणें सीधी निकल गई, कई सारी किरणें 90 डिग्री पर प्रक्षिप्त हो गई, कोई वापस 120 डिग्री पर प्रक्षिप्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि किरणें अब सीधी भी निकल रही है, आ भी रही है, यानी कि जो वापस मुड़ रही है वहां पे कुछ तो होगा, कुछ तो रुकावट होगी किरणों के मध्य, तभी तो अल्फा किरण होती है। अल्फा जो अल्फा रेज जिसको यूज में लिया था इन्होंने, वो वापस प्रेक्षित हुई। इसका मतलब थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? उन्होंने उसमें कमी थी, उन्होंने गलत बताया कि पूरे भाग में फैले हुए थे, लेकिन इन्होंने गलत साबित किया कि धनावेशित पार्ट होता है वो नाभिक में ही होता है, नाभिक में एक फिक्स जगह पे होता है और न्यूट्रॉन कण भी अंदर ही होते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल ये कहता है कि जिस प्रकार से तरबूज में बीज फैले होते हैं, उसी प्रकार से पूरे नाभिक के अंदर धनावेशित पार्ट फैले होते हैं, यानी धनावेशित कण जिसे अपन प्रोटॉन कहते हैं वो फैले हुए होते हैं। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पता है प्रोटॉन पे अपन क्या लेते हैं? आवेश लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में लेते हैं। फिर अपन न्यूट्रॉन पे तो जीरो ही होता है आवेश, प्रोटॉन और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर द्रव्यमान होता है वो आपको पता ही 9.1 × 10⁻31 केजी होता है, और इस पे होता है 1.67, किस पे? प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन पे होता है 1.67। थोड़ा सा अंतर होता है इसमें द्रव्यमानों में, ज्यादा अंतर नहीं होता। फिर अपन पढ़ेंगे इसके बाद भेदन क्षमता, यानी कि अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा रे। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा रेज के मध्य क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे। यानी कि अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण होती है, उसके मध्य सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसको होती है? यानी कि डायरेक्ट कोई भी पन्नी होती है उसमें डायरेक्ट जल्दी से निकल जाती है भेद के उसको। तो इसमें सबसे ज्यादा इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर पूछा जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर जो भेदन क्षमता रखती है वो गामा किरण रखती है, उसके बाद बीटा और सबसे लास्ट में गामा। तो ये इसका क्या होता है? ऑर्डर होता है जो डायरेक्ट पूछा जाता है भेदन क्षमता का। फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पता ही दिया आपको। रदरफोर्ड ने क्या प्रक्षेपित किया था? रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल में अल्फा किरणों, एक तो अल्फा किरण ली थी, दूसरा सोने की पन्नी ली थी, तीसरा क्या लिया था उन्होंने? सोने की पन्नी, लेड प्लेट ली थी, लेड की प्लेट जिसको उसने आगे लगाया था। जो सोने की पन्नी थी वो 100 नैनोमीटर मोटाई थी, उसकी मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर को तोड़ेंगे कितने होते हैं? 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, जो कि बहुत छोटी, बहुत पतली पन्नी थी।
जिसके अंदर से अल्फा किरणों को क्या किया था, प्रभावित किया था, इस प्रकार से थी। फिर यहाँ पे एक लेड की प्लेट ले ली इन्होंने, ऐसे ले ली, ऐसे ले ली। यहाँ पे क्या अल्फा रेज प्रभावित कर दी। ये क्या होगी, सोने की पन्नी होगी, यहाँ पे सोने की पन्नी ली थी। तो रदरफोर्ड ने यहाँ से डायरेक्ट किरणें, अल्फा किरणें प्रभावित की, तो सोने की पन्नी से टकरा के कई सारी किरणें होती है, यानी कि 10,000 में से लगभग एक किरण 180 डिग्री पर वापस मुड़ गई, कई सारी किरण 120 डिग्री पर मुड़ गई, कई सारी किरणें डायरेक्ट सीधी गुजर गई। इससे उन्होंने ये साबित किया कि जो धनावेशित पार्ट होता है वह परमाणु के नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन कण भी परमाणु के नाभिक में होते हैं। फिर इनके प्रयोग से क्या प्रदर्शित किया इन्होंने थ्योरी दी थी, जो थ्योरी के आपको पॉइंट बताया गया। थ्योरी का इनका पहला पॉइंट था कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए, यानी कि विक्षेपित नहीं हुए। विक्षेपित नहीं होने का मतलब विक्षेपण ऐसे नहीं हुआ डायरेक्ट गए, विक्षेपण नहीं हुआ डायरेक्ट सीधे गए। अधिकांश का मतलब यानी कि 100 में से 95% अल्फा रेज होती है वो डायरेक्ट गुजर गई सोने की पन्नी में से। सेकंड था अल्फा कणों का बहुत कम अंश बहुत कम कोण से विकसित हुआ। अल्फा कणों का बहुत कम अंश था जो बहुत कम कोण से विकसित हुआ, यहाँ गया फिर ऐसे गया, कोई ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, बहुत कम कोण से, यानी कि बहुत मिनिमम कोण से विकसित हुआ, ज्यादा कोण से नहीं हुआ। फिर उन्होंने ले गया बहुत थोड़े कण, यानी कि 20,000 में से एक कण क्या हुआ, 180 डिग्री के कोण से विक्षेपण हो गया। 180 डिग्री का कोण का मतलब डायरेक्ट गई सोने की पन्नी पे अटैक किया और उसी रास्ते से वापस आ गई, सेम रास्ता। 20,000 में से एक कण। तो ये तीसरा इसके थ्योरी का पॉइंट था, सोता। फिर इसके निष्कर्ष क्या क्या, इस थॉमसन के परमाणु मॉडल से निष्कर्ष निकला, परमाणु के नाभिक के परमाणु मॉडल से निष्कर्ष क्या निकले थे, यानी कि लास्ट जो परिणाम होता है वो क्या निकला था। लास्ट परिणाम ये था कि अधिकांश स्तंभित होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर सकता है। यानी कि अधिकांश कण तो क्या हुआ है, पहले बताया 95% सीधी गई, इसका मतलब क्या हुआ, अधिकांश भाग था वो क्या था, खाली था। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, बहुत कम, यानी 20,000 में से एक विक्षेपित हुई, तो मेन पार्ट होगा वो परमाणु में कहाँ होगा, 20,000 में से एक किरण जहां से विक्षेपित हुई वहां पर होगा। तो ये इसका पूरा मॉडल था और ये इसका निष्कर्ष था। और आप पढ़ सकते हो, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 था और उसके अंदर अपने नाभिक पढ़ा जिसका आकार 10⁻⁻15 था। और तो इसने इस मॉडल से ही प्रदर्शित हो गया कि परमाणु की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या, मान लो नाभिक को आकार का, अपन नाभिक के आकार को एक गेंद माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। अगर नाभिक को अपन गेंद माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या 5 किलोमीटर लंबी होती है, जो कि अपन परमाणु को देख भी नहीं सकते तो भी त्रिज्या को इतना लंबा माना जाता है। किसकी तुलना में, नाभिक की तुलना में। किसका नाभिक, परमाणु का नाभिक। फिर पढ़ेंगे अपन क्या, इसके मॉडल के अनुसार प्रेक्षणों के नाभिक की एक मॉडल, रदरफोर्ड के नाभिक के मॉडल के जो मेन पॉइंट थे उनको पढ़ेंगे। मेन पॉइंट क्या कहता है, पहला था परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड नाभिक का, परमाणु का जो धनावेश था जहां से किरणें विक्षेपित हुई उन्हीं को उसने क्या कहा, परमाणु का नाभिक का, परमाणु का नाभिक का, और उसका आकार इन्होंने लगभग 10⁻⁻15 माना। सेकंड पॉइंट था कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। तो इन्होंने इसकी तुलना सौर मंडल से कर दी। सौर मंडल होता है, सौर मंडल में मीडियम में क्या होता है, मध्य में सूर्य होता है, सन होता है मीडियम में, और उसके चारों ओर लगभग 8-9 ग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं। तो सूर्य को नाभिक मान लिया और ग्रहों को इलेक्ट्रॉन मान लिया। ग्रहों के भांति इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में अपनी नियत दूरी पर गति करते हैं। फिर उन्होंने नाभिक के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आकर्षित होते हैं और पॉजिटिव और पॉजिटिव प्रतिकर्षित। यानी कि मान लो कोई लड़का और लड़का क्या होगा, कोई लड़का मान लो जेंडर सेम है तो
क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। कोई जेंडर से अलग अलग आ गया, जैसे कोई लड़का आ गया बॉय, ये गर्ल, तो क्या होगा, वही सेम सिस्टम आकर्षित होंगे, यानी कि पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित होंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षित होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित होंगे। यानी कि समान जो आवेश रखते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं, अलग अलग आवेश रखते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो पॉजिटिव तो नाभिक का हो गया और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के चारों इसलिए गति कर पाते हैं क्योंकि इसमें एक बल लगता है जो स्थिर विद्युत बल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन को, आकर्षण के लिए स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल जो फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी जिसमें एक बल लगता है स्थिर विद्युत, तो वह बल इनके मध्य लगता है, नाभिक और प्रोटॉनों के मध्य। तो ये अपने परमाणु का, ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इसने किस थॉमसन का जो मॉडल दिया था तरबूज मॉडल, उसको इसने गलत साबित किया। फिर अपन पढ़ेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या A जिसको परमाणु की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। परमाणु संख्या Z से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या Z प्लस N, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु की संख्या होगी वही, और न्यूट्रॉनों की संख्या Z बराबर। फिर बनेगा समस्थानिक और समबाहिक। समस्थानिक यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग और परमाणु, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, परमाणु की संख्या समान होती है, जिसको अपन Z और यहाँ पे X लिखेंगे, यहाँ पे Z लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। मान लो कोई भी उसका यहाँ पर मान लो X के रूप में बनने क्या मान लिया, ब्रोमीन मान ले Br। Br का क्या हो गया, परमाणु संख्या 35 होगी ब्रोमीन की, और इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 80 हो गया, 80 यानी कि 80। तो Z की जगह 35 आ गया, द्रव्यमान संख्या की 80 आ गया। तो अपन क्या लेंगे, अब अपन Z मान लो इतना हो गया, A इतना हो गया, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो A मान लो 80 लिखेंगे अपन, ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, Z कितना है 35। अब अपन पढ़ेंगे तरंगदैर्ध्य और आवर्ती के बारे में। तरंगदैर्ध्य जिसको अपन किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम इसका क्या होता है, नॉर्मल मात्रक होता है, और इसमें ज्यादातर तरंगदैर्ध्य को मापते हैं। तरंगदैर्ध्य और आवर्ती का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और इसका प्रकाश की गति से क्या संबंध है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है वो एक सेकंड में होता है, वो प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर, यानी कि इसको किलोमीटर में करेंगे तो कितना होगा, तो एक सेकंड में प्रकाश इतना तेज गति करता है, जो कि प्रकाश की क्या होगी, एक नियत गति होगी, जिस गति से। तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, c यानी प्रकाश की गति, लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य, और आवर्ती जिसको अपन किससे लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं आवर्ती को। ऐसे होता है v की तरह साइन होता है, लेकिन इसको ऊपर से थोड़ा मोड़ा हुआ लिखते हैं, इसका क्या प्रतीक है न्यू, जिसे अपन आवर्ती कहते हैं केमिस्ट्री में। दूसरा अपन तरंग संख्या को लिखते हैं, न्यू लिखेंगे और ऊपर लगाएंगे क्या, बार, न्यू बार मींस तरंग संख्या। तो इसके अपन रिलेशन पढ़ेंगे, क्या रिलेशन है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे जो प्रकाश का वेग होता है वो किसका मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा इंटू आवर्ती। लैम्डा और आवर्ती का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है प्रकाश का वेग। मान लो कोई भी अपन, मान लो एक चीज दे रखी, मान लो अपना प्रकाश ये 6 इंटू आवर्ती कितनी है, 6 × 10⁻, मान लो दे दी इन्होंने 16, कितनी दे दी, अपन को लैम्डा निकालना है। तो प्रकाश का मान तो फिक्स होता है, पर सेकंड कितना होता है, 3 × 10⁸, उसको नीचे ले आएंगे, 6 × 10⁸ है ना, तो इस ऊपर जाएगा कितनी बार कटा, 2 बार, 1/2 इंटू कितना आया, ये 10⁸, तो -16 हो गया, तो 10⁻⁻8 हो गया, क्या आ गया 0.5 × 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 हो गया। पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, ऊपर क्या गया, क्या आ गया, माइनस में माइनस की घात 9 हो जाएगी, यानी 5 × 10⁻⁻9 क्या आ गया, तरंगदैर्ध्य। और किस में लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम में, प्रतीक लिखाना बहुत जरूरी है, एंगस्ट्रॉम, क्या लिखना जरूरी है, एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्ध्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं अपन।
तो इसका मेन रिलेशन हो गया फॉर्मूले से। प्रकाश की गति होती है वो लैम्डा और न्यू का मल्टीपल होती है लैम्डा, यानी कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा इंटू न्यू बराबर सी। ये हो गया ना। फिर अपन क्या लैम्डा बराबर क्या होता है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा यार, लैम्डा बराबर हो जाएगा सी अपॉन न्यू। सी क्या है, नी थे, तो इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसकी जगह क्या मान ले, एक मानते मान लो। तो लैम्डा होता है वो क्या होता है, न्यू के क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि लैम्डा और न्यू यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवर्ती एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जस्ट क्या होते हैं, जस्ट उल्टे होते हैं, जस्ट उल्टे होते हैं। यहाँ पे 3 मीटर में लिखेंगे, यानी कि इसका मात्रक मीटर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। और आवृत्ति को अपन मापते ही हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज HZ आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, जिसको हर्ट्ज से लिखते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा क्या, लैम्डा से प्रतीक है, एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित करते हैं। मान लो अपन के पास 2 लैम्डा के मान दे रखे हैं, एक न्यू का मान दे रखा है, लेकिन सेकंड न्यू का मान निकालना है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि कैसे निकालेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर क्या होगा, न्यू उसके विपरीत तो क्या होगा, न्यू 2 अपॉन न्यू 1। तो ये बराबर हो गया, मान रख देंगे इसकी जगह, न्यू 2 का मान आ जाएगा, न्यू 2 का रख देंगे, वजन गुणा कर देंगे तो न्यू 2 का मान आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये याद रखना, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तरंग संख्या होती है, फिर अपन क्या न्यू बार तरंग संख्या होती है। तरंग संख्या क्या होती है, तरंग संख्या नॉर्मली लैम्डा का विपरीत होती है। तरंग संख्या बराबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा होती है, 1 अपॉन लैम्डा होती है, लैम्डा का जस्ट उल्टा होती है। क्या होती है, तरंग संख्या, जिसको अपन डायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं। मान लो कोई लैम्डा, मान लो यहाँ से अपन को लैम्डा निकालने के लिए बोल दिया, और तरंग संख्या क्वेश्चन में तरंग संख्या पूछा है, और तरंग संख्या पूछा है और अपन को क्या दे दिया, लैम्डा का मान दे दिया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे न्यू का मान नहीं दिया, तो पहले लैम्डा का मान निकलेगा, फिर क्या तरंग संख्या निकल जाएगी। तो इसका अपन इस कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तरंगदैर्घ्य पे, आवर्ती पे और इस पे प्रकाश के वेग पे अलग अलग होते हैं। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, जो कि कितना होता है, बहुत फास्ट होता है। अपनी पलक झपकने से, पलक झपकते ही प्रकाश कहीं से कहीं पहुंच जाता है, यानी कि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अपनी अर्थ क्या होती है, अर्थ की घूमती रहती है ना, प्रवृत्ति घूमती रहती है, अपन को पता क्यों नहीं लगता। मान लो वैज्ञानिक मानते हैं प्रवृत्ति में से क्या चक्कर लगाती रहती है, घूमती रहती है, जैसे ग्रह घूमते हैं उसी प्रकार से प्रवृत्ति भी क्या रहती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती रहती है। 22.5 डिग्री पे घूमे, ऐसे थोड़ी लगभग प्रवृत्ति क्या झुकी हुई है, तो प्रवृत्ति हमेशा घूमती रहती है। तो प्रकाश का वेग होता है जैसे प्रवृत्ति घूमती है, ऐसे चक्कर लगाती रहती है प्रवृत्ति, तो अपन को पता क्यों नहीं लगता। जैसे अपना मकान है वो यहाँ पे बना हुआ है और प्रवृत्ति घूमती है। तो बच्चों, अपने कल रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल पढ़ा था, तो आज उसके मॉडल की जो 2 कमियां थी उस मॉडल में वो पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में कौन कौन सी कमी थी जिसके कारण ये मॉडल पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो पाया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बच्चों, जिसपे अपन सोने की पन्नी पे क्या कराया था, अल्फा कण को प्रदर्शित करवाया था, अल्फा कण का आक्रमण करवाया था, सोने की पन्नी ली थी अपन ने, और उस पर क्या अल्फा कण आक्रमण किया था। उसमें कई सारे अल्फा कण डायरेक्ट सीधे निकल गए थे, कई सारे अल्फा कण सीधे निकल गए थे, और कई सारे अल्फा कण होते हैं जो बहुत कम कोण से मुड़े थे, लेकिन 20,000 में से एक अल्फा कण वापिस मुड़ गया था। इसका रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, नाभिक के अंदर धनावेशित पार्ट होता है, वह बहुत कम क्षेत्र में होता है, यानी नाभिक के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण होते हैं, अल्फा किरणें थी वो सीधी निकल गई। इसका मतलब परमाणु के अंदर जो अधिकांश भाग खाली होता है और बहुत कम पार्ट होता है जो नाभिक का होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आज। तो बच्चों, अपन ने नाभिक के मॉडल को किसके बराबर माना था, सौर मंडल के बराबर माना था। सौर मंडल होता है, सौर मंडल के बराबर नाभिक के मॉडल को माना था। तो रदरफोर्ड का नाभिक के मॉडल जैसे ग्रह होते हैं वो
अपने सन के चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और आपस में क्या होते हैं, स्थिर वैद्युतीय बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। मान लो अपन देते हैं डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे अपन ने मान लो ये क्या ले लिया, डायरेक्ट पूरा ले लिया, ये क्या सन है, सन, ये पूरा अपन ने सौरमंडल ले लिया, सन हो गए। यहाँ पे क्या करें, 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। इस प्रकार से लगभग 8-9 ग्रह होते हैं जो सन के चारों ओर क्या लगाते हैं, वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ये ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, तो इसके चारों ओर घूमते। उसी प्रकार से सन की जगह अपन नाभिक मानते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मानते हैं। और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन और इसके मध्य, सन के मध्य क्या होता है, स्थिर वैद्युतीय बल होता है। इसके मध्य और इसके मध्य स्थिर वैद्युतीय बल होता है। इसके मध्य और इसके मध्य क्या होता है, स्थिर वैद्युतीय बल होता है। स्थिर वैद्युतीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगा पाते हैं। और नाभिक होता है, मान लो अगर सन ले, सन के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी वो उसके मध्य क्या होता है, स्थिर वैद्युतीय बल होता है। स्थिर वैद्युतीय बल को अपन F यानी फोर्स, इसको डिनोट करते हैं अपन कूलम बल से, K यानी कूलम, नियतांक के कूलम, आवेश लेते Q1 Q2 अपन क्या आएगा, R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर इसके मध्य की क्या आ गई, दूरी आ गई, और K आ गया जो नियतांक हो गया कूलम का, कूलम नियतांक, Q1 यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q2 यानी कि नाभिक के ऊपर आवेश है उसको लेंगे, यानी कि 2 आवेश हो गए। फिर अपन क्या गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते हैं, जिसमें अपन क्या जी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आता है, सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है, लेकिन उसकी जगह क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाता है। यहाँ पे कूलम नियतांक आ जाता है। फिर यहाँ पे Q1 Q2 आता है, यानी Q1 का आवेश Q2 का आवेश, तो यहाँ पर क्या आएगा M1 M2, M1 का द्रव्यमान, M2 का द्रव्यमान, और दूरी नीचे क्या आएगी, R स्क्वायर आएगी। यानी कि दोनों बल के आपस में बराबर है। यानी कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपको उसका मान अगर नियत ले लिया जाए तो क्या है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ओनली आवेश का अंतर होता है और यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कूलम बल में Q1 Q2 आते हैं आवेश, और गुरुत्वाकर्षण फोर्स में M1 और M2 आते हैं। तो इसकी अपन कमी बता रहे थे। दोष क्या है, सब मुख्य दोष ये है कि जब ये गति करता, मान लो नाभिक होता है, न्यूक्लियस नाभिक, और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर गति करते हैं, तो दोष ये निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। लेकिन जो ग्रह होते हैं, ग्रह से क्या कुछ उत्पन्न नहीं होता। ग्रह तो एक स्थिर वैद्युतीय बल के कारण ओनली सूर्य के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक बल उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉनिक बल उत्पन्न होने के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो चारों ओर गति करते 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 10⁻⁸ सेकंड, 10⁻⁸ सेकंड में धीमे धीमे किसमें, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो नाभिक के चारों ओर कोई भी गति नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, रदरफोर्ड का पहला दोष हो गया। इस मॉडल ये नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करता है, लगातार कुल मिला के इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर स्थायित्व के बारे में नहीं समझा सका। तो अपन सीधा लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड का पहला दोष ये होता है कि ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास का जो स्थायित्व होता है उसके बारे में नहीं समझा सका। तो ये अपने रदरफोर्ड का पहला दोष हो गया। फिर अपन सेकंड दोष पढ़ते हैं रदरफोर्ड का, जो कि ये था कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में नहीं बता पाता कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है किसी भी तत्व की। जैसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जैसे कि अपने ले लिया कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में, पूर्ण रूप से कोई भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में ये मॉडल बिल्कुल नहीं बताता। कि इलेक्ट्रॉनों के बारे में बता दिया घूमते हैं, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन एक बार घूमते घूमते किसमें, इलेक्ट्रॉनिक बल के कारण किसमें गिर जाएंगे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें होगी और धीमे धीमे नाभिक के अंदर गिर जाएगा, तो इसकी कमी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक मॉडल इलेक्ट्रॉनिक तरंग के बारे में भी नहीं समझा जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसी भी तत्व का, उसके बारे में भी ये नहीं समझा सके। फिर मान लो अपने ये दोस्त हो गए दो कंप्लीट, मेनली दो दोस्त है रदरफोर्ड के मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल को दूर करने के लिए फिर आया बोर का परमाणु मॉडल। बोर का क्या आया, परमाणु मॉडल, बोर का एटम थ्योरी, परमाणु मॉडल, एटम थ्योरी। तो बोर की
एटम थ्योरी क्या कहती है कि प्रकाश के अंदर दैत्य गुण पाया जाता है। दैत्य यानी कि प्रकाश के अंदर तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। मान लो प्रकाश की किरणें आ रही है यहाँ पे, तो इसने बोर ने ये समझाया कि प्रकाश की किरणों के अंदर दैत्य गुण पाया जाता है, यानी कि कण और तरंग दोनों का गुण दर्शाता है। यानी प्रकाश के अंदर क्या होता है, कण भी होते हैं और तरंग भी होते हैं, यानी कि ये तरंगों वाला व्यवहार भी करती है और किसका व्यवहार करती है, कण का व्यवहार भी करती है। यानी कि तरंग की प्रकृति कणीय और तरंगीय दोनों व्यवहारों में प्रदर्शित करती है। तो ये इसका मेन पॉइंट था बोर मॉडल का, कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो दैत्य प्रकृति की होती है, जिसमें तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर उन्होंने बोर के परमाणु मॉडल में ये भी समझाया कि जो क्वांटित होते हैं इलेक्ट्रॉन के क्वांटित होने को भी समझाया इन्होंने। अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रॉन में विन्यास होता है, उनकी तरंग प्रकृति होती है, इसके बारे में भी उन्होंने प्रायोगिक परिणाम द्वारा समझाया। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के स्तर होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में इन्होंने क्या समझाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझाया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं किसी भी तत्व का, जैसे कार्बन का हो गया 1s2, 2s2, 2p4, ये कार्बन का हो गया। उसी प्रकार के ना क्वांटित ऊर्जा स्तर के बारे में बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था। फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, नेचर यानी कि इसकी प्रकृति के बारे में। विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वह विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से गति करती है। मान लो अपन को एक्स किरण लेते हैं तो उसका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या व्यवहार होता है, किस प्रकार का एंगल बनता है, उसके बारे में इस टर्म्स में अपन बात करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में वैज्ञानिक था जेम्स मैक्सवेल, जिसने इसके बारे में बताया था। क्या नाम था, जेम्स मैक्सवेल वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या बताया था तरंग प्रकृति के बारे में, कि आवेशित पिंडों के बीच अनुरणीय क्रिया के स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। यानी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स में इन्होंने किससे जोड़ा, मैग्नेटिक फोर्स से। दोनों को मिला के इन्होंने क्या दी, एक तरंग प्रकृति दी। तरंग प्रकृति किस प्रकार से होती है, तो इसको अपन डायग्राम से कैसे समझेंगे। डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली विद्युत चुंबकीय विकिरण के घटक का। तो मान लो ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। फिर अपन क्या लेंगे, यहाँ पे एक एक्स अक्ष लेंगे, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। जैसे अपन पैमाने के अंदर लेते हैं, कोई भी अपन पैमाना बनाते हैं उस पर एक एक्स अक्ष लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, वाई अक्ष लेते हैं। तीसरा एक और वाई अक्ष होता है, दूसरा क्या होता है, जेड अक्ष भी होता है, जिसको अपन 3D में लेते हैं। जेड अक्ष को किसमें लेते हैं, 3D में। 2D में वाई अक्ष तक ही लेते हैं। इसमें अपन क्या लेंगे, दो किरणें लेंगे। मान लो एक तो यहाँ से ले ली, ये किरणें ले ली एक, और दूसरी कौन सी ले ली, दूसरी वाई अक्ष से ले ली, यहाँ से ले ली। दूसरी अपन यहाँ से लेते हैं, जिसको अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये क्या होगी, एक्स किरण संचरण की दिशा होगी, एक्स किरण संचरण। और दो ये तरंगे होगी। तरंग की प्रकृति कैसे होती है, गोलाकार, यानी कि एक्स अक्ष के संचरण की दिशा में होती है, जिस प्रकार एक्स अक्ष होता है। और अपन लेंगे नीचे चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। कौन सा क्षेत्र लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। मान लो ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ऊपर विद्युत क्षेत्र ले गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लिया अपन ने। इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे कौन सा लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों अलग अलग फील्ड ले लिए, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेव होती है वो 90 डिग्री पर होती है। दोनों फील्ड के 90 डिग्री पर वेव गति करती है, यानी कि 90 डिग्री पर लंबवत होती है। इसमें लिखा हुआ है दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। जब भी किरण दोलायमान करती है, यानी कि एक दोलन पूरा करेगी, ये पूरा दोलन हो गया। एक दोलन के अंदर क्या होता है, पूरा ये कोण बनता पूरा, ये ऊपर जाती है तरंग, यहाँ से गति करती है,
स्टार्टिंग होती है। फिर यहाँ शिखर मान तक पहुंचती है, शिखर मान यानी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनता है। फिर वापस नीचे आती है, फिर अपन नेगेटिव क्षेत्र में यानी कि कौन सा क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे गति करती है, यानी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किरणें दोलायमान होती है, वो एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत यानी 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री है, देखो ये किरण आ गई यहाँ पे, ये होगी, तो एक दूसरे क्या होगी, 90 डिग्री होगी ये। तो ये किसने बताया, जेम्स मैक्सवेल वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रकृति की, चुंबकीय क्षेत्र की तरंग प्रकृति के बारे में, चुंबकीय और विद्युत दोनों तरंग प्रकृति किस प्रकार से प्रदर्शित करती है तथा तरंगे किस प्रकार से दोलायमान होती है, यानी कि दोलन, अपना दोलन पूरा करती है। फिर इसका सेकंड पॉइंट आता है कि ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से ध्वनि और जल तरंगे होती है उस प्रकार उनके प्रकार की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में इनके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई भी माध्यम में सही तरंग के लिए ये निर्वात में गति कर सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो कोई भी निर्वात क्षेत्र होता है उसमें गति कर सकती है, इसके लिए कोई भी माध्यम यानी कि मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया स्पेक्ट्रम के बारे में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिकल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, जैसे प्रावैंगिक क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, जिसमें अलग अलग अपने क्षेत्रों में स्पेक्ट्रमों को दर्शाया गया है, जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में दर्शाते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र जिसका उपयोग रडार में किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, प्रावैंगिक रडार के क्षेत्र में किया जाता है। लगभग 10⁻15 हर्ट्ज से साधारण दर्शक को प्रकाश कहते हैं। केवल वही क्षेत्र है जो हमारी आंखें देख सकती है, दर्शक क्षेत्रों को पहचानने के लिए विभिन्न यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पहला बता दिया कि जो तरंग प्रकृति होती है इसमें तो तरंगें होती है, उनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसको अपन अद्वितीय प्रकृति समझाते हैं, यानी कि इसमें अपन परमाणु को नहीं देख सकते कि आकार बहुत छोटा होता है। तरंगे भी बहुत क्या होती है, उनमें जो कणीय प्रकृति होती है वो बहुत नॉर्मल होती है, जो अपन इसको यंत्रों से देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं। फिर इसमें क्या मापते हैं अपन, एक आता है लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, दूसरा क्या आता है न्यू, न्यू यानी आवर्ती, एक आता है न्यू बार जो कल पढ़ाया था, न्यू बार यानी तरंग बार, तरंग बार यानी कि तरंग के कणीय प्रकृति आ गई। फिर आता है अपने ई यानी कि एनर्जी, एच प्लैंक नियतांक पढ़ाएंगे आगे। प्लैंक नियतांक कितना होता है, एच का मान कितना होता है, प्लैंक नियतांक मान 6.626 इंटू 10 की घात पावर कितना -34, मतलब क्या आएगा, जूल इंटू सेकंड। जूल इंटू सेकंड किसका मात्रक मान होता है, जूल इंटू सेकंड, जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। ऊर्जा को अपन किसमें मापते हैं, जूल में मापते हैं, और पावर को किसमें मापते हैं, पावर। पावर पावर क्या होता है, एनर्जी अपन क्या होता है, वर्क अपॉन एनर्जी, यानी कि एनर्जी होती है उसको अपन एनर्जी को अगर लागू करते हैं तो क्या बनता है, उससे पावर जनरेट होता है। कोई भी ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या होती है, बराबर क्या होता है, एच न्यू, यानी कि आवर्ती होती है, आवर्ती का अपन प्लैंक क्वांटम जो कि नियत मान होता है वो एनर्जी होगी। अब न्यू की जगह अपन दूसरा मान भी लिख सकते हैं जो कि प्लैंक के सिद्धांत में पढ़ेंगे, जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है उसके अंदर पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी और न्यू का संबंध पढ़ेंगे और एनर्जी और लैम्डा का संबंध निकालेंगे। फिर अपन ने कल आवर्ती और इसके फॉर्मूले पढ़ लिए थे अपन ने। प्रकाश का वेग होता है जो नॉर्मली कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -8 होती है। 3 इंटू 10 की पावर -8 क्या होती है, किसमें मापते हैं, मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 इंटू 10 की घात पॉजिटिव में होती है, 10 की घात 8, इतना प्रकाश, इतनी तेज गति से प्रकाश एक सेकंड में गुजरता है। अब पढ़ेंगे अपन नॉर्मली विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति जो भी प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण होगी, मान लो ये दो क्षेत्र ले लिया हमने, यहां से क्या निकली, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकली, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये क्या निकली, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकली। अलग अलग प्रकार की विकिरण है जो अपन पढ़ेंगे इसमें। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसकी कणीय प्रकृति, इसके अंदर क्या होते हैं,
नॉर्मली क्या होती है, कणी प्रकृति को दर्शाती है। कौन सी प्रकृति को दर्शाती है? कणी। अपन ने अभी पढ़ा था बोर मॉडल में, क्या पढ़ा था कि देते गुण होता है, कण और तरंग दोनों का व्यवहार दर्शाती है विद्युत चुंबकीय विकिरण, दोनों के व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो इसमें अपन विवर्तन और व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है विवर्तन? विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, जो कि अलग अलग डेफिनेशन आती है। विवर्तन, परावर्तन यानी कि कोई भी किरण आई वापस परावर्तित होगी, विवर्तन यानी कि एब्जॉर्प्शन हो गया। और अपन फिर पढ़ेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण के अंदर कई प्रकार की स्लाइड आती है, इसका पूरा एक लेसन है जो कि 12th क्लास में फिजिक्स में है व्यतिकरण का। अपन इनके पॉइंट पढ़ेंगे। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, जो कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत जो कि चुंबकीय विकिरण होती है उनकी किसकी प्रकृति के बारे में बताता है? कणीय प्रकृति के बारे में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे। कौन सा फर्स्ट पॉइंट है? गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन होता है। गर्म पिंड, गर्म पिंड, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी कृष्णिकण, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बीबीडी, जिससे क्या होता है ग्रहण करने पर रेडिएशन उत्पन्न होती है, जिसको विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं अपन। तो ये प्लैंक क्वांटम का फर्स्ट सिद्धांत हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड होता है धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, यानी कि धातु की सतह से विकिरण टकराएगी तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा। कोई भी धातु की सतह होगी, मान लो अपन कोई भी सतह ले लेते हैं, उसकी सतह से अगर विकिरण टकराएगा तो क्या होगी? विकिरण टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? निष्कासन होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कई सारे विकिरण में क्या होता है कणीय प्रकृति होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं निष्कासित होते हैं। क्योंकि निष्कासित इसलिए हो क्योंकि धातु की प्लेट से टकराई है, कोई धातु की प्लेट है उससे क्या हुआ टकरा हुआ है तरंग का। फिर अपन बड़े ठोसों में तापमान के फलन में ऊष्माधारिता का परिवर्तन, इसमें क्या लगती है ऊष्मा, फिर क्या होती है जब टकराएगी टकराती क्या होगी ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऊष्मा किस लिए उत्पन्न हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ निष्कासन हुआ, कोई भी तरंग की प्रकृति आई इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो गया, इसलिए बच्चों यहाँ से क्या एनर्जी पैदा हो गई। फिर अपन इसका लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणु में देखेंगे स्पेक्ट्रम। विशेषकर ये प्लैंक का क्वांटम प्रकृति होती है वो हाइड्रोजन मॉडल को समझाती है, यानी हाइड्रोजन की जो कणिक प्रकृति है उसके बारे में समझाती है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के बारे में इसको सिद्ध करती है। फिर जो कृष्णिका पिंड होता है यानी कि ब्लैक बॉडी होती है, वो मान लो ब्लैक बॉडी ले ली अपन ने, क्या ले ली ब्लैक बॉडी, बीबीडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी पिंड ले लेते हैं अपन, पिंड को क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी पिंड। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें ये किरणों का क्या करती है अवशोषण और उत्सर्जन दोनों करती है, इस कुछ भी कर सकती है कृष्णिका पिंड, ये क्या करती है कृष्णिका पिंड, ये विकिरणों को हर प्रकार की आवृत्ति यानी हर प्रकार की जो आवृत्ति होती है उसके विकिरणों को उत्सर्जित और अवशोषित करती है, जो कि कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी अपन कहते हैं, इसमें गुण पाया जाता है। मान लो अपन कोई भी क्या लेते हैं लोहे की छड़ लेते हैं, लोहे की छड़ को शुरुआत में अपन क्या करेंगे कृष्णिका विकिरण का जो एग्जांपल समझाते अपन, लोहे की छड़ को अपन शुरुआत में गर्म करेंगे, मान लो अपने 100 डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन लोहे की छड़ को क्या किया गर्म किया, तो लोहे की छड़ को शुरुआत में गर्म करेंगे तो तापमान जहां से अपन गर्म करेंगे वहां पे पहुंचेगा, फिर धीमे धीमे क्या होगा वो ज्यादा गर्म होगी, जब अपन वो एक लेवल तक गर्म कर देंगे तो वो थोड़ी क्या पड़ जाएगी नीली पीली हो जाएगी, यानी कि थोड़ा उसके अंदर क्या आ जाएगा सफेद सफेद पीलापन आ जाएगा। अपन जैसे ज्यादा गर्म करेंगे और बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे एक टेम्परेचर T तापमान से ऊपर कर देंगे जब अपन, तो वो कितनी पहले उसका कलर क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाता है ब्लू हो जाता है जब बहुत गर्म कर देते हैं लोहे की छड़ को। तो यही कृष्णिका विकिरण होती है, कृष्णिका हर प्रकार के आवृत्ति के मतलब कोई भी प्रकार की आवृत्ति हो उसके विकिरणों को अवशोषित करती है और उत्सर्जित करती है, जिसको अपन ब्लैक बॉडी कहते हैं, जिसका अपना फिजिक्स में कई प्रकार से यूज होता है। फिर अपन पढ़ेंगे कौन सा क्वांटम सिद्धांत के बारे में, यानी कि क्वांटम सिद्धांत कहता क्या है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि मैक्स प्लैंक ने परमाणु और अणु केवल विविध मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, न कि अवृत क्षेत्र में, यानी परमाणु और अणु होते हैं वो एक विविध का मतलब होता है यहाँ पे विविध का मतलब होता है निश्चित क्षेत्र में क्या करते हैं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिनका न तो
अवशोषण होता है, नहीं उत्सर्जन होता है। इस प्रकार की एनर्जी पैदा करता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के, जो कि कणीय प्रकृति को दर्शाती है। विद्युत शुल्क विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है वो प्लांक का क्वांटम नाम दिया गया है। यानी कि विद्युत शुल्क विकिरण होता है इसमें ऊर्जा का जो न्यूनतम पार्ट क्या होता है, उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है, यानी उत्सर्जन भी हो जाता है या अवशोषण भी हो जाता है। जिस न्यूनतम पार्ट, मिनिमम पार्ट का क्या होता है, उत्सर्जन या अवशोषण, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, क्वांटम। क्वांटम नाम देते हैं, क्या देते हैं, क्वांटम। क्वांटम नाम देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वांटम का परमाणु। और इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत कहता है कि एनर्जी होती है वो आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि एनर्जी समानुपाती होती है, इक्वल होती है किसके, न्यू के, आवर्ती की। यानी कि जितनी एनर्जी होगी उतना क्या होगा, आवर्ती, आवर्ती होगी उतनी क्या होगी, एनर्जी पैदा होगी। फिर अपन इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इन्होंने क्या बताया, एनर्जी इक्वल टू किसकी होती है, न्यू की इक्वल होती है। फिर अपन पढ़ेंगे, मान लो अपन ये समानुपाती से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोई नियतांक आएगा, नियतांक आएगा h, जिसको अपन प्लांक नियतांक कहते हैं। फिर अपन न्यू लिख देंगे क्योंकि आप समानुपाती हटाया, नियतांक आ गया। फिर एनर्जी लिख देंगे, प्लांक नियतांक जिसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। जो भी नियतांक होते हैं केमिस्ट्री में हुए अपने, या फिर इसमें फिजिक्स में हुए, उसके मान नियत होते हैं। जैसे कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.626 10 की पावर -34, और मात्रा का था जूल इंटू सेकेंड। ये मात्रा ये मान होता है, और इंटू क्या लिखेंगे अपन, न्यू। ये आ गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया। इसके फॉर्मूले को अपन और क्या लिख सकते हैं, E बराबर h न्यू। h न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, h का न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, अपन फॉर्मूला पढ़ा था। C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग किसके बराबर होता है, लैम्डा, और न्यू का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा इंटू न्यू मल्टीप्लाई होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लिखेंगे C अपन क्या लिख देंगे, लैम्डा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया इसका। एक प्रकार इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी अपन क्या लिख सकते हैं, एनर्जी होती है वो समानुपाती होती है न्यू के, और विद्युत समानुपाती होती है लैम्डा के। ये क्या निकली, टर्म निकल गई। ये इंपॉर्टेंट है, समानुपाती चिन्ह होता है, यानी कि इक्वल होती है किसके, आवर्ती के, और इसके विपरीत किसकी होती है, लैम्डा। लैम्डा को अपन किसमें, मीटर में होता है, मीटर। तो ये हो गया अपना इक्वेशन निकल गई किसकी, प्लांक नियतांक की, प्लांक की कणीय प्रकृति की एनर्जी अपने निकाल दी। क्या निकाल दी अपने, एनर्जी, जो कि लैम्डा के विद्युत समानुपाती और न्यू के क्या होती है, समानुपाती। और इसको अपन तरंग बार में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि अपन इक्वेशन के अनुसार इक्वेशन को सेंस कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मान रख सकते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में अपन क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का किस प्रकार से धातु की सतह पर, इसमें धातु लेंगे अपन, पोटेशियम ले सकते हैं, रुबिडियम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, रुबिडियम ले सकते हैं, सीजियम ले सकते हैं, जो कि क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। इसमें इसकी सतह पर क्या डालेंगे, इनकी विभिन्न प्रकार की इनकी सतह लेंगे, यानी कि प्लेट लेंगे, प्लेट पर अपन क्या डालेंगे, विभिन्न आवर्ती वाला प्रकाश डालेंगे, और प्रकाश डालते क्या निकल देंगी, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मान लो इसमें से कोई भी अपन ने क्या ले ली, प्लेट ले ली, उस पर क्या डालेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनों के पुंज डालेंगे, पुंज डालेंगे तो क्या होगा, टकराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे तो क्या पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच को समय अंतराल नहीं होता, यानी कि इसके मध्य में समय अंतराल होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, बिल्कुल होता ही नहीं। प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया, इसमें क्या होगी, एनर्जी पैदा होगी। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में एनर्जी, एक सुचालक धातु लेंगे, उसको अपन यहाँ पे लगाएंगे,
यानी कि निर्वात उसमें सिस्टम के अंदर लगाया, इसका सिस्टम होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। जो आपको लेते हैं, मान लो ये अपन ने एक क्षेत्र ले लिया, निर्वात क्षेत्र, इसके अंदर अपन ने क्या लगाया, हमने सामने दो प्लेटें लगा दी, एनोड एनोड, मतलब प्लेट लगा दी, इस पे अपन क्या धातु की सतह, धातु की सतह लगा दी, धातु की सतह लगा दी। इस पे क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, इसको एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा ताकि क्या हो, एनर्जी पैदा हो। किससे जोड़ेंगे अपन, बैटरी से, बैटरी जो कि क्या होगी, विद्युत धारा, विद्युत धारा मापी भी जोड़ेंगे, जो विद्युत धारा क्या करेगी, मापन। विद्युत धारा यंत्र को भी जोड़ेंगे जो कि विद्युत धारा का मापन करेगी। ये पूरा फिर ये अपन क्या लेंगे, अपन धातु का लिया था अपन ने, सीजियम उसका लेंगे, फिर अपन यहाँ पे क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस सतह पर पड़ेंगे, इससे टकराएंगे, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे धातु की सतह पर। इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, विपरीत साइड पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया इलेक्ट्रॉन की सतह पर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आक्रमण होगा। फिर इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से टकरा के इधर आएंगे तो यहाँ संशोधन होता है, कि इलेक्ट्रॉनों को गर्म कर लिया जाता है और बैटरी में जाएगी तो धारा पैदा होगी, धारा पैदा होगी तो धारा मापी में धारा को माप लिया जाएगा कि कितनी धारा। तो ये पूरा क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है, न्यू होता है वो न्यू बार से ज्यादा होना चाहिए, न्यू होता है वो न्यू नोट से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वो आवृत्ति होती है, वो आवर्ती नॉट, यानी कि जो निश्चित आवृत्ति होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए। प्रत्येक धातु के लिए अभिलाक्षण न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देली आवृत्ति कहते हैं। थ्रेशोल्ड फिगर, किसी भी सतह के लिए, अभिलाक्षण सतह के लिए न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे अपन देली आवृत्ति कहते हैं, देली आवृत्ति न्यू नोट। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का संपन्न होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होने के लिए लैम्डा और न्यू की शर्त क्या होती है। शर्त ये होती है कि जो अपने देली आवृत्ति होती है और देली तरंगदैर्घ्य होता है, जब देली आवृत्ति होती है वो क्या होनी चाहिए, जो प्योर आवृत्ति होती है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये प्रकाश विद्युत की शर्त है। दूसरा लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, लैम्डा नॉट से, यानी कि देली तरंगदैर्घ्य ज्यादा होनी चाहिए और इसमें देली आवृत्ति कम होनी चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये क्या होती है, शर्त होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव होने के लिए ये शर्त होनी चाहिए, आवृत्ति के लिए ये, तरंगदैर्घ्य के लिए ये। जब मिनिमम तरंगदैर्घ्य हो गया, मिनिमम तरंगदैर्घ्य जिसे अपन क्या कहते हैं, मिनिमम तरंगदैर्घ्य को अपन कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य, और इसमें मिनिमम आवृत्ति को अपन देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, और इसमें देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसमें तो क्या ज्यादा होना चाहिए, प्योर आवृत्ति ज्यादा होना चाहिए, इसमें देहली तरंगदैर्घ्य ज्यादा होना चाहिए। तो अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न होगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न होगा किस स्थिति पर संभव होगा, तो चार ऑप्शन दे देते हैं, एक में ज्यादा दर्शा दी, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें उपरोक्त सभी लिख देंगे, फिर आंसर कौन सा दर्शाता है। मान लो ये उल्टा दे दिया, ये उल्टा दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे एक और दे दिया, उल्टे दे दिया, वो भी लैम्डा लैम्डा नॉट से, ये दोनों गलत हो गए। अब उपरोक्त सभी तो आंसर कौन सही हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ये डायरेक्ट सही हो जाएगा। तो ये कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होने के लिए क्या उपयुक्त चरण होता है। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसको किसने समझाया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने भौतिकी में अपने गति के सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने कई गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने ये प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाया था। तो उसने उस टाइम अपने मन से की थी, लेकिन जब इसने मॉडल दिया तो पूरा सिद्ध हो गया कि उस टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसकी जो मनोगणना थी, यानी कि उन्होंने तो ऐसे बताया था बिना प्रायोगिक परिणाम के, भाई ई बराबर कितना होता है, यानी कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने तो बता दिया था, लेकिन जो फिर डेरिवेशन यानी कि प्रायोगिक परिणाम निकले, तो प्रैक्टिकल निकला, तो भी ये आंसर आया जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने आप में एक बहुत महान वैज्ञानिक बनाता था। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, कार्य फलन W नॉट होता है न्यूनतम ऊर्जा, इसका एक मेन फार्मूला होता है, उसको पढ़ेंगे अपन। यानी कि देहली तरंगदैर्घ्य जब आती है तो इसका क्या एनर्जी का फार्मूला निकलता है, जो गतिज ऊर्जा की क्या होता है, ऊर्जा, और ई बराबर क्या होता है, ई बराबर ई नॉट प्लस क्या होता है, ई नॉट प्लस क्या लिखेंगे अपन, गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा को अपन क्या लिखते हैं 1/2 mv
वी स्क्वायर बटा 2 एम वी स्क्वायर लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये मेन फॉर्मूला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। आज की फॉर्मूला ही लगता है, एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है वो दहली एनर्जी, यानी कि जो विशिष्ट एनर्जी होती है किसी तरंगदैर्घ्य पर, दहली आवर्ती पर, दहली तरंगदैर्घ्य पर जो लागू होती है उसका, और गतिज ऊर्जा उसका क्या होती है, योग होती है। यानी कि एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, एच की जगह एच न्यू लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, ई की जगह एच न्यू नॉट लिखेंगे, प्लस 1 बटा 2 एम वी इसको लिखेंगे। और ई क्या आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। मान लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा 2 एम वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट, ये इधर है तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव में एच न्यू, एच न्यू पॉजिटिव में इसमें आएगा, नेगेटिव एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पे एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। फिर अपन क्या निकालेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, एच नीचे आ जाएगा, एच से गुणा हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो जो आवृत्ति होती है, रील आवृत्ति और दहली आवृत्ति का अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच, एच तो एक नियत मान होता है, इसको नहीं करते तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि आवृत्ति और दहली आवृत्ति का अंतर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है यदि अपन प्लांक नियतांक को कांस्टेंट माने, नियत माने तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत जो पूरा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसमें ये फॉर्मूला लगता है। अपन एच न्यू की जगह क्या ले, एच न्यू क्या, न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रकाश का वेग अपन तरंगदैर्घ्य। तो इक्वेशन को अपन किसी भी प्रकार से बदल सकते हैं, वो फॉर्मूले अपने क्वेश्चन के अनुसार होता है, कोई भी क्वेश्चन है उसके अनुसार फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का अपन चेंज कर सकते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे क्या, फिर एक क्वेश्चन करेंगे जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो, उसको क्वेश्चनों को देखेंगे अपन। क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है 5 × 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण की मोल फोटोन की ऊर्जा, यानी कि 5 × 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के मोल की फोटोन की ऊर्जा। इस प्रकार का विकिरण है, इतने आवृत्ति वाला 5 × 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाला एक विकिरण है, तो इसकी एक मोल फोटोन की ऊर्जा निकालिए। एक मोल फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो अपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच क्या मान होता है 6.626 × 10⁻⁻⁻34 इंटू कितना है, न्यू का मान कितना है 5 × 10⁻14, तो क्या मान हो गया इसका, इसका गुणा कर देंगे क्या हो गया 5 30 30 31 32 हो गया, डायरेक्ट हो गया मल्टीप्लाई। ये कितना है अपने 14, तो 14 क्या हो गया माइनस प्लस 14 हो गया, तो क्या हो गया प्लस 20, 10 की घात 20 आ गया। तो लगभग 32 × 10 की घात 22 अपन को चार में से इसके आसपास कौन सा आंसर आता है, यानी लगभग निकल जाएगा बराबर इतना, इसका आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा है लगभग इसका आंसर, इसका यही आ रहा आंसर दिया गया है जो पर सेकंड 10 की घात 14 5 × 10 की घात 14 जूल पर सेकंड, तो 3.3 × 10 की घात -19 आंसर आ रहा है। किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा, कितना लगभग 14 के इसमें 20 है, 10 का 20, यहाँ पे अपन लगभग 3.20 लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अपन कम कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा का मतलब क्या होगा 19, 10 का -19, यानी कि 3.2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3.3 हो रहा है। यानी कि अपन जो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ऑप्शन लेते हैं यार, तो इसके आसपास वाला मान डायरेक्ट अपन जल्दी में निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कम टाइम मिलता है, तो अपन डायरेक्ट इक्वेशन को सोल्व करके डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन हो गया एक प्रकाश विद्युत प्रभाव पे एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, यानी कि अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। 100 वोल्ट का एक बल्ब 66 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य, 100 वोल्ट वाला बल्ब एक 66 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या निकालेंगे, फोटोन की संख्या निकालेंगे, उत्सर्जित फोटोन की संख्या निकालेंगे। क्वेश्चन है जिसमें क्या देगा, विद्युत शक्ति दे रखी P, पावर कितनी देगी 100 वोट। वोट मींस क्या होता है, वोट मींस होता है जूल पर सेकंड,
जूल पर सेकंड। वॉट मतलब होता है वॉट यानी पावर, पावर का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम। जब एनर्जी को अपन डिवाइड करेंगे टाइम से तो क्या आएगा पावर, क्या होगी 100 वॉट पावर दे रखी है। फिर इसने क्या दे रखा है, इसमें ये फोटोन की ऊर्जा अपन को निकालनी है, फोटोनों की प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की, ये भी सेकंड में ही है तो रख देते डायरेक्ट, इसका मान रखेंगे अपन। फिर प्रति फोटो की निकालनी है तो ई बराबर क्या निकलेगा, इसमें दे रखा है लैम्डा दे रखा है, क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर, कितना दे रखा है 400 नैनोमीटर दे रखा है। 400 नैनोमीटर को मीटर में दे क्या होगा, 400 इंटू 10 की घात माइनस क्या आएगा 9 आएगा। क्यों, नैनोमीटर में कितने मीटर होता है 10 की घात माइनस 9 पावर। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा दे रखा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर h न्यू। न्यू की जगह क्या आएगा, जल्दी से बोलो, न्यू की जगह आ जाएगा क्या c अपॉन लैम्डा, क्योंकि अपने फॉर्मूला पढ़ा c बराबर क्या होता है न्यू इनटू लैम्डा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 6.62 10 की पावर माइनस 14। मात्रक का विशेष ध्यान क्या आएगा, जूल सेकंड, जूल इंटू सेकंड इंटू 3 इंटू 10 की घात 8 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। फिर नीचे क्या आएगा लैम्डा, लैम्डा का मान क्या है अपना 600 नैनोमीटर का मतलब होगा 600 और कितना आएगा 10 की घात माइनस 9 मीटर में आएगा, ऊपर भी मीटर है सेकंड है। तो आंसर निकालेंगे एनर्जी का, कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आ रहा है लगभग अपन उत्सर्जित फोटोनों की संख्या निकालेंगे, पहले मात्रक निकालते हैं, ऊपर क्या जूल इंटू सेकंड ये मात्रक है, फिर क्या मीटर पर सेकंड, फिर और कौन सा मात्रक है नीचे, नीचे मीटर में यानी का मीटर में हो गया ना, तो अपन मीटर से क्या मीटर कट जाएगा, सेकंड क्या आ गया सेकंड, सेकंड कर गया तो मात्रक किसका आया जूल का आ गया, यानी कि एनर्जी का मात्रक क्या होता है जूल, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, माइनस में नीचे आएगा कट गया, ऊपर नीचे कट गया, जूल में आंसर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा लगभग कितना दे रखा है इसमें 2 की पावर कितना होगा 10 की घात 20 जूल, यानी कि 2 इंटू 10 की घात 20 जूल्स एनर्जी पैदा होगी, यानी कि फोटोनों की संख्या होगी वो इतनी होगी, और उससे जी फोटोनों की संख्या होगी वो इतनी होगी पर सेकंड इतनी। ये तो एनर्जी निकली जूल में, कितनी निकली एनर्जी निकली, कितनी 4 इंटू यानी कि मैंने फोटोनों की संख्या निकालनी है, तो फोटोनों की संख्या किससे निकालेंगे, अपन कितना दे रखा है अपन को प्रति सेकंड निकाला 100 जूल पर सेकंड दे रखा है, ऊर्जा दे रखी है, फोटोनों की संख्या निकालने के लिए ऊर्जा अपन क्या करेंगे, नीचे मान कितना आया पावर दे दी, नीचे क्या निकलेंगे टाइम निकालना अपन को, तो पावर का क्या होता है पावर बराबर ई अपन क्या होता है टी, तो टी इधर गया तो क्या होगा ई अपन क्या होगा एनर्जी, यानी पावर अपन क्या होगा पावर बराबर नहीं एनर्जी पावर बराबर ऊर्जा अपन क्या होता है टाइम, तो ऊपर आ जाएगा पावर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा जो अपन ने मात्रा निकाली जूल की कितनी थी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो इसका आंसर आएगा 10 की पावर माइनस 20, 2 इंटू 10 की पावर 20 क्या है पर सेकंड एस माइनस 1, क्योंकि अपन फोटोनों की संख्या पर सेकंड निकाली। तो अपने ये हो गया क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इसके मेन फॉर्मूला था आपको बता दिया एनर्जी लैम्डा, और ये इसका दिल्ली एनर्जी दिल्ली तरंगदैर्ध्य से संबंध निकाला है, जो कि अपन ने नॉर्मल रूप से सिद्ध कर दिया। तो अपन ने यहाँ तक की क्लास पूरी पढ़ ली है, लगभग कहाँ तक की अपन ने प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ लिया। अपन आगे अपन को पढ़ना है अभी स्पेक्ट्रम के बारे में, परमाणु स्पेक्ट्रम बनते हैं, जैसे कि पराबैंगनी विकिरण का इतना स्पेक्ट्रम हो गया, उसके बारे में अलग अलग प्रकार के अलग अलग किरणें अवशोषण होती है, अलग अलग क्षेत्र होता है तरंगदैर्ध्यों का, तो उनको पढ़ेंगे। जैसे अवरक्त बामन श्रेणी श्रेणी आती है, जैसे लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी अवरक्त श्रेणी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी रेखा आती है वो पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी अंतर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसके लिए स्पेसिफिक रूप से बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया था हाइड्रोजन के बारे में, उसको भी पढ़ेंगे, जो कि विशिष्ट रूप से छोटे कणों जैसे हाइड्रोजन के लिए लागू किया जाता है, उसका एक मेन फॉर्मूला होता है उसको भी पढ़ेंगे।